हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर विथ इंग्लिश एंड हिस्ट्री। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर ईंटें मन की और अस्थियाँ की ओर अग्रसर हैं, जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ ली हैं। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, अभी तक हमने जो भी पढ़ लिया है वो अच्छे से नोट्स बना लें, उसको अच्छे से रिवाइज़ करें, क्योंकि ये टॉपिक समाप्त होते ही मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगा। इस पूरे टॉपिक का क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट पहले जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और अभी पूछे जा सकते हैं, तो वो सारे कम से कम 50 क्वेश्चंस लेके आऊँगा। छोटे और बड़े सारे क्वेश्चन, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, हम सोल्व करेंगे। वो उसकी पूरी वीडियो लेक्चर अलग ही होगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएँ। यस, आपके सामने दिख रहा है हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषताओं में एक विशेषता है, हमारे सामने आपके पिक्चर्स में दिख रहा है ना आप लोगों को। यस, क्या है? नालों का निर्माण। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का नालों का निर्माण, ये एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक डालें आप लोग, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। ठीक है, यस। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, यस। आप देख पा रहे हो इस स्क्रीन पर चित्र में, ये क्या है? ये देख रहे हो, ये नाले बने हुए हैं। मतलब नाले क्यों बनाए जाते थे? नाली निकासी। ठीक है, ताकि वेस्ट जो पानी था, या बाढ़ का जो पानी था, या बारिश का जो पानी था, या फिर घर में जो यूज़ करते थे जो वेस्ट पानी था, उसको नाले के द्वारा उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है, इसका निर्माण किया जाता था। ठीक है, तो शुरू करें। यस, जो फर्स्ट विशेषता है और वो है नालों का निर्माण। क्या था? नालों का निर्माण। आप भी नोट्स बनाते रहें और समझते रहें। ठीक है, नालों का निर्माण ये प्रथम विशेषता है, परीक्षा के अंदर पूछी जा सकती है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में लिखी है, तो ये सारे विशेषता लिखनी है और उसमें कुछ आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन जरूर करना है, वर्णन जरूर करना है। तो नालों का निर्माण, ठीक है, नालों का निर्माण। चलो लिखें। ये जो नालों का निर्माण है, इसको हम किस किस नाम से और जाना जा सकता है? इसको हम नाली निकासी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको और किसी और नाम से जान सकते हैं। ठीक है, नाली निकासी, जल निकासी। निकासी का मतलब क्या होता है? नालियाँ बनाकर जो पानी, जो वेस्ट पानी होता है या फिर बारिश का जो पानी होता है, हम नालियों के माध्यम से उसको बाहर, गांव से बाहर या घर से बाहर निकालते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं निकासी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सीवरेज सिस्टम। क्या बोलते हैं? सीवरेज सिस्टम। सीवरेज सिस्टम क्या बोलते हैं? इसको सीवरेज सिस्टम बोलते हैं, नाली निकासी बोलते हैं, जल निकासी बोलते हैं, सीवरेज सिस्टम भी बोलते हैं। और क्या बोला सकते हैं? नियोजित जल निकासी। बिल्कुल योजना के तहत जल को निकालने के लिए जो निकासी की जाती थी, उसी को बोलते हैं नियोजित जल निकासी प्रणाली। ठीक है, तो ये सारे इसके नाम हैं। ठीक है, नालों का नाली निकासी, जल निकासी, सीवर सिस्टम या फिर नियोजित जल निकासी प्रणाली भी इसको कहा जाता है। तो ये जो प्रमुख विशेषता है वो किसकी है? हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, और ये सबसे उत्कृष्ट विशेषताओं में से एक थी। ये सबसे उत्कृष्ट विशेषताओं में, ठीक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्कृष्ट विशेषताओं में से एक। उत्कृष्ट विशेषताओं में से एक मतलब जितने भी विशेषताएं थी, सभी विशेषताओं में सबसे दी बेस्ट जो अगर विशेषता थी तो वो थी जल निकासी, नाली निकासी, सीवरेज सिस्टम और नियोजित
जल निकासी प्रणाली, किसी का भी नाम ले लो। ये हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी प्रमुख विशेषताएं हम पढ़ेंगे उनमें से सबसे बेस्ट, सबसे उत्कृष्ट विशेषताओं में से एक थी ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़े। यस, इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ेंगे हम? यस, आखिर में ये होती कैसी थी, आखिर में ये होती कैसी थी। तो लिखो इसके अंदर, सड़कों तथा गलियों, सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड, ग्रिड को हिंदी में बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। ठीक है, ग्रिड या समकोण, ग्रिड समकोण पद्धति, ठीक है, में बनाया गया। किसको? नालियों को। ठीक है, बनाया गया था। ठीक है, और होता क्या था, ये जो नालियाँ थी, कैसे नालियाँ कैसे होती थी, ये इस प्रकार समझना। ठीक है, ये ठीक है, और ये इस प्रकार होती थी। ठीक है, जैसे कि ये एक नाली निकाली, एक नाली यहाँ निकाली, ये नाली निकाली, ये नाली निकाली, ये नाली निकाली, ये नाली निकाली। सब क्या घर, घरों के बाहर इस प्रकार समकोण। ठीक है, मुख्य सड़क से, ये अंदर से, ये जो मुख्य, ये क्या है, मुख्य सड़क है आपकी। ठीक है, तो मुख्य सड़क और जो सड़कें थी और गलियाँ थीं, गलियों से पानी आता था। ये देखो, जैसे ये आ रहा है, अब ये गलियों से पानी आ रहा है, और यहाँ आगे जगह जो मुख्य ये जो पानी आ रहा है, जैसे यहाँ से सिस्टम था, अंडरग्राउंड सिस्टम था, ये पानी यहाँ मिल रहा है, ये पानी यहाँ मिल रहा है, यहाँ से पानी यहाँ मिल रहा है, और ये क्या, मुख्य सड़क। ये आगे जाके एक मुख्य सड़क थी, उस मुख्य सड़क से मिल जाती थी। तो मतलब गलियों का जो पानी था वो सड़कों से समकोण पर काटता था। किस पर? समकोण पर काटता था। मतलब जैसे कि आप, मैं चित्र के माध्यम से समझाना चाहूँगा आपको। यस, जैसे जो ये समझना, ये है जैसे कि, ठीक है, ये सारे क्या हैं, गलियाँ हैं, और ये क्या है, मेन सड़क है। क्या है? ये अपनी मुख्य सड़क है। ठीक है, ये मुख्य सड़क है। ठीक है, मान लो ये मकान है, ये मकान है, ये मकान है, ये मकान है, ये मकान है। ठीक है, ये मकान है। ठीक है, ये मकान। तो इस मकान वालों ने क्या किया, यहाँ अपने क्या बने, गलियों में क्या बना दिया, नाली सिस्टम बना दिया। तो इसका जिसका पानी होगा वो यहाँ से होते हुए ये मुख्य सड़क पर मिल जाएगा, इसका जो पानी होगा वो यहाँ से इस मुख्य सड़क पर मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये समकोणी हुआ ना। ठीक है, ये पानी जाके यहाँ पे, ये पानी यहाँ पे, ये पानी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इसी को बोलते हैं ग्रिड पद्धति बोलते हैं। जो क्या होता है, गलियों का पानी किसको, सड़कों में जाके मिलना, एक दूसरे को समकोण पर काटना, समकोण पर काटना। ये पानी आगे से आ रहा है, ये पानी यहाँ मिल गया, ठीक है, ये पानी यहाँ मिल गया, ये पानी यहाँ मिल गया। इस प्रकार समकोण पर काटना ही ग्रिड सिस्टम या ग्रिड पद्धति कहा जाता है। ठीक है, आप छोटा सा चित्र बना सकते हो पर अपनी कॉपी के अंदर समझने के लिए। तो इस प्रकार का होता था ग्रिड सिस्टम। ठीक है, या बोल सकते हैं हम समकोण पद्धति। ठीक है, ये समकोण पद्धति, ये सारा पानी, ये मेन, ये मुख्य सड़क है। तो क्या होगा, इस घर का, मकान का पानी यहाँ से यहाँ निकलेगा। ठीक है, और जहाँ का काम मिल जाएगा इस सड़क पर मिल जाएगा इस प्रकार, और ये मुख्य सड़क से निकल जाएगा पानी। ठीक है, तो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, और ये जो नालियाँ थी, कौन सी, गलियों से निकलने वाली नाली जो सड़कों से मिलती थी, ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो ये लिखा गया, ये नालियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो देख लिया, तो सबसे पहली जो विशेषता थी वो क्या है, नालों का निर्माण, जिसको हम किस किस नाम से जाना जा सकता है, नाली निकासी पद्धति, जल निकासी पद्धति, सीवरेज सिस्टम, या फिर नियोजित जल निकासी प्रणाली। जो कि हड़प्पा सभ्यता की जितनी विशेषताएं थी उसमें सबसे बेस्ट उत्कृष्ट विशेषताओं में से एक विशेषता ये थी। ये होता क्या था, गलियों से जो पानी निकलता था वो सड़कों से जा मिलता था, और एक दूसरे को क्या होता था, ये नालियाँ समकोण पर काटती थी, जिसको ग्रिड पद्धति भी कहते हैं और जिसको समकोण पद्धति भी कहते हैं। परीक्षा में आ सकता है, ग्रिड या समकोण पद्धति किस सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में से एक थी। तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में से एक थी। ठीक है, यस। या फिर अगर हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं के बारे में लिखिए तो लिखोगे, सबसे पहला क्या लिखोगे, जल निकासी, नाली निकासी, सीवेज सिस्टम। ठीक है, या नालों का निर्माण करके इसमें इसे हम
नाली निकासी पद्धति के नाम से भी जाना जाते हैं, जल निकासी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम सीवर सिस्टम या नियोजित जल निकासी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। और ये हड़प्पा सभ्यता की अब तक की सभी उत्कृष्ट विशेषताओं में से एक है, ठीक है। और ये सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति या समकोण पद्धति पर बनाया गया था, अर्थात ये नालियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस प्रकार आपको परीक्षा में लिख के आना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। यस, ठीक है, मैंने लिखा था ना, निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली थी ये, ठीक है, अब तक खोजी गई। हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में खोजी गई, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में अब तक खोजी गई संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है, ठीक है, संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। और मैंने कहा था हर जो आवास था, जो हर घर था, हर घर के से गलियां, हर घर की गली से नालियों को जोड़ा गया था। मतलब प्रत्येक घर जो था वहाँ से गली निकलती थी और जो गली थी वो नालियों से जोड़ा गया था, ठीक है। जैसे ये मकान बना हुआ है, ये मकान बना हुआ है, समझ लो एक मिनट के लिए, ये मकान बना हुआ है, ये मकान बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब इसकी गली कौन सी थी, ठीक है, इनकी गली ये मुख्य, ठीक है, इनकी गली ये थी, इनकी गली ये थी, इनकी ये गली ये थी, इनकी गली ये थी। बस इनकी गली से क्या होता था, नाली का निर्माण कर दिया जाता था और फिर मुख्य सड़क से इनको जोड़ दिया जाता था, ठीक है। तो प्रत्येक जो आवास था वो गली की नाले से जोड़ा गया था, गली की नालियों से जोड़ा गया था, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना इसके अंदर, ठीक है। अब ये जो चीज़ें थी, ये जो नाली थी वो कैसे बनाई जाती थी, पक्की ईंटों से बनाई जाती थी या कच्चे ईंटों से बनाई जाती थी, ये आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या लिखना है आपको कि जो मुख्य नाले थे, मुख्य नाले, ठीक है, नाले बनाए जाते हैं, उनको किससे बनाए जाते थे, ठीक है। मुख्य नाले गारे में जमाई गई, गारे में जमाई गई ईंटों से, ठीक है। ये जो मुख्य नाले थे वो किससे बनाए गए थे, गारे में जमा गए ईंटों से बने थे। कहने का मतलब है जो नालियाँ थी वो कच्ची ईंटों से बनी थी भाई, कच्ची ईंटों से। किससे, कच्ची ईंटों से। अब समझते गारे कैसे, आज वर्तमान में क्या करते हैं, ईंटों को पकाया जाता है, पकाने से पहले एक सिस्टम होता है, ठीक है। गारे को इकट्ठा करते हैं, उसको अच्छे से पानी डाल के मलते हैं, मलने के बाद एक शेप देते हैं, तो वो तब तक क्या है, वो कच्ची, बस वो कच्ची ईंटें को सुखा के और उन्हीं का उपयोग कर लिया जाता था, उनको पकाया नहीं जाता था। तो इसका मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता के जो नाले थे, जो जल निकासी थी, वो कच्ची ईंटों से बने थे। आपको याद रखना, कच्ची ईंटों से बने थे। किससे, कच्ची ईंटों से बने थे, आपको याद रखना, ठीक है। किसके, हड़प्पा सभ्यता की जो नालियाँ थी या जल निकासी पद्धति थी वो मुख्यतः कच्ची ईंटों से बने थे, ठीक है। यस, नेक्स्ट याद रखना, आपको ये याद रखना बस, ठीक है। गारे में जमाए गए ईंटें, गारा मतलब वही गारा, उसको पकाया नहीं जाता था, बस उसको शेप दिया जाता था ईंटों का, ठीक है। अर्थात मतलब कहने का मतलब यही है कि हड़प्पा सभ्यता की जो नाली निकासी थी, उनका नालों का निर्माण जो होता था वो कच्ची ईंटों से होता था, ठीक है। यस, एक नोट करके लिखें आप, ठीक है, नोट जरूर लिखें, इम्पोर्टेंट है ये। यस, लिखे लोथल, लोथल का नाम से होता है, लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है। कहाँ पर है भाई, गुजरात में है लोथल। तो क्या याद रखना इसमें, ठीक है। यहाँ पर जो आवास थे, आवास समझते हो, रहने के लिए क्या बनता है, घर, वो तो बने थे कच्ची ईंटों से। वो किससे बने थे, कच्ची ईंटों से। किससे बने थे, कच्ची ईंटों से, ठीक है, कच्ची ईंटों से। मतलब रहने के लिए मकान कच्ची ईंटों से, लेकिन इनकी जो नालियाँ थी, याद रखना, इनकी जो नालियाँ थी, किसकी,
लोथल की जो नालियाँ थी वो बनी थी पक्की ईंटों से। अब देखो, ठीक है, उस समय के लोग देखो रहते थे कच्चे ईंटों के मकान में, लेकिन नालियों का सिस्टम बहुत ज़बरदस्त था, पक्की ईंटों से बनता था। ठीक है, कहाँ? लोथल। ठीक है, किसके हम बात कर रहे हैं? लोथल। ये हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो कि गुजरात में स्थित है, और यहाँ से हमें जो मतलब वस्तुएं मिली है, मतलब बोल सकते हैं पुरा स्थल जो मिले हैं, जो हमें क्या बोल सकते हैं उसको हम, ठीक है, जो आवास के हमें वहाँ से जो अवशेष मिले हैं, ठीक है, वो हमें मिले हैं कच्ची ईंटों के बने थे। किसके ईंटों से? कच्ची ईंटों से। लेकिन वहाँ की जो नालियाँ के अवशेष जो मिले हैं वो हमें मिले हैं पक्की ईंटों से। किसे? पक्की ईंटों से। क्लियर? यस। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, नोट करके लिखिए हमारे पास फिर से, ठीक है, ठीक है, ये नोट इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना, ये कच्ची ईंटों से, याद रखना, इंपॉर्टेंट रखना। हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकासी थी वो किन ईंटों से बनी थी? मुख्यतः कच्ची ईंटों से। लेकिन एक्सेप्शन है अपवाद के रूप में जो लोथल था, लोथल, लेकिन जो लोथल का जो आवास थे वो तो कच्ची ईंटों से और नालियाँ पक्की ईंटों से बनी थी। ठीक है, बाकी हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल थे उन सभी की नालियाँ कच्ची ईंटों से बने थे, केवल लोथल को छोड़कर, क्योंकि लोथल की जो नालियाँ थी वो पक्की ईंटों से, और जो आवास के अवशेष मिले हैं वो बने थे कच्ची ईंटों से। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहाँ हमें जो अवशेष मिले हैं, आवास के जो अवशेष मिले हैं वो कच्ची ईंटों से बने थे, और नालियों के जो अवशेष मिले हैं वो पक्की ईंटों से मिले थे। तो आपको याद रखना है लोथल, और लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, अब एक बुक का नाम है वो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है, और वो बुक है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, सिविलाइजेशन का वही बोलते हैं सभ्यता, और इंडस को बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिविलाइजेशन। ठीक है, यस, ये बुक जो लिखी थी, ठीक है, यस, इसका जो लेखक था वो था अर्नेस्ट मैके। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अर्नेस्ट मैके कौन था? अर्नेस्ट मैके था। अर्ली इंडस सिविलाइजेशंस पुस्तक का लेखक कौन था या किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? अर्नेस्ट मैके ने। एक बार हम वापस पुनः रिवीजन कर लेंगे शुरू से। यस। तो हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं हम पढ़ रहे थे उसमें सबसे पहले विशेषता है वो है नालों का निर्माण है, जिसको और किस किस नाम से जाना जाता है? नाली निकासी पद्धति के नाम से भी इसको हम कह सकते हैं। इसको जल निकासी पद्धति भी कहा जा सकता है। इसको हम अंग्रेजी के अंदर सीवरेज सिस्टम भी कह सकते हैं। साथ ही इसको नियोजित जल निकासी प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है नियोजित जल निकासी प्रणाली से आप क्या समझते हो? तो साल लिखना, ये हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता था? आवास की जो गलियाँ थी, जो वहाँ से जो नालियाँ निकाली जाती थी, वो सड़कों से ग्रिड या समकोण पद्धति में मिला जाता था, मतलब बनाया गया था। और ये जो नालियाँ थी वो एक दूसरे को एक दूसरे को मतलब गलियाँ की जो नालियाँ निकलती वो सड़कों से एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये आपको याद रखना है। साथ साथ में और क्या लिख सकते हो इसके अंदर हम लिख सकते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में अब तक की जितनी भी हम खोजी की जितनी भी प्रणाली में सबसे प्राचीन प्रणाली है वो है नालों का निर्माण, सीवरेज सिस्टम, जल निकासी, ठीक है, या नियोजित जल निकासी पद्धति है। ठीक है, सबसे प्राचीन यही है। ठीक है, और इन नालों का जो निर्माण था वो कच्ची ईंटों से बनता था। ठीक है, लेकिन अपवाद के रूप में लोथल जो था, जो कि गुजरात में है, उसकी जो नालियाँ बनती थी वो पक्की ईंटों से बनती थी, लेकिन खुद रहते थे कच्ची ईंटों के मकानों में रहते थे। नॉट अर्ली इंडस सिविलाइजेशन जो बुक थी वो अर्नेस्ट मैके ने लिखी थी, और कब लिखी थी? 1948। आप अच्छे से नोट्स बना लें, उसको बार बार रिवाइज करें, रटने की कोशिश न करें। आप मैंने जैसा समझाया वैसे समझे आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट विशेषता हमने पढ़ ली नालों का निर्माण। अब हम बात करेंगे अगली विशेषताओं के बारे में। यस, जो अगली विशेषता है वो है दुर्ग या दुर्गीकरण। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल थे वो
क्या थी, एक सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ठीक है, उसके दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है, जो दुर्ग थे वो दो भागों में बटे हुए थे। मैंने कहा था एक जो था वो था पश्चिमी भाग में बना हुआ, इसको हम गढ़ी बोलते हैं। मैंने बताया ना ये गढ़ी क्षेत्र है। ठीक है, और एक जो था वो निचला क्षेत्र। ठीक है, निचला क्षेत्र बताया था मैं, यहाँ मध्यम परिवार के लोग रहते थे और यहाँ पर ठीक है राजा या फिर मंत्री लोग रहा करते थे। ठीक है, ऐसा मैंने आपको बताया था यस, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, उस क्लास को आप देख लेवें। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम वही पढ़ेंगे। अब एक बार रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। तो इसमें पढ़ना क्या है, इसमें याद रखने वाली बात क्या है, यस, दुर्ग या दुर्गीकरण। ठीक है, यस, दुर्ग या दुर्गीकरण। ठीक है, तो दूसरी जो विशेषता है वो है दुर्ग या दुर्गीकरण। किसकी, हड़प्पा सभ्यता की जो दूसरी विशेषता है वो है दुर्ग या दुर्गीकरण। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, क्या चीज़ें आपको याद रखनी। तो मैंने आपको बताया था जो हड़प्पा कालीन जो नगर थे, ठीक है, हड़प्पा के जितने भी स्थल थे या फिर हम बोल सकते हैं नगर थे, वो सभी, ठीक है, ये कितने थे, हड़प्पा सब जितने भी नगर थे वो दो भागों में विभाजित थे। कितने भागों में विभाजित थे, दो भागों में विभाजित थे। ठीक है, दो भागों में विभाजित थे भाई। ठीक है, दो भागों में, एक पश्चिम क्षेत्र में स्थित था जिसको गढ़ी क्षेत्र भी कहा गया है। ठीक है, और एक जो था, ठीक है, निचला शहर जो नीचे स्थित था, इसको निचला शहर भी कहा गया है। ये जो गढ़ी क्षेत्र था ये राजा व मंत्री लोगों का निवास स्थल था। ठीक है, और यहाँ पर मध्यम वर्ग के लोग, ठीक है, आम जनता रहती थी। यहाँ पर आम जनता रहती थी, कहाँ पर, निचले शहर में। तो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल थे वो दो भागों में विभाजित थे। एक जो पश्चिम भाग में स्थित था, ठीक है, इसको हम पश्चिम भाग में, ये पश्चिम भाग में स्थित था, पश्चिमी भाग में स्थित था, इसको हम गढ़ी क्षेत्र भी कहते हैं, इसको हम दुर्ग भी कहते हैं। और यहाँ पर राजा और मंत्री लोग रहा करते थे। ठीक है, और दूसरा क्षेत्र जो नीचे था, ये दुर्ग पर ऊंचाई पर था और ये नीचे था। ठीक है, दुर्ग ये ऊंचाई पर स्थित था और नीचे था, इसलिए इसको निचला शहर भी कहा गया है। और यहाँ पर आम जनता, ठीक है, आम जनता या मध्यम वर्ग के लोग यहाँ रहा करते थे। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो के दोनों जो भाग थे वो एक सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ठीक है, सुरक्षा प्राचीर समझते हो, चारों तरफ दुर्गीकरण होता है, ये इस प्रकार दुर्गीकरण। जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारा खेत होता है, खेत की रखवाली की हम बाड़ाबंदी करते हैं ना बाड़ाबंदी, तो वही इसी को बोलते हैं सुरक्षा प्राचीर। तो ये जो दोनों क्षेत्र थे वो भी सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल थे वो सारे के सारे किससे घिरे हुए थे, सुरक्षा प्राचीर से। आप ये ऐसे चित्र बना के अपनी कॉपी के अंदर अच्छी राइटिंग में अच्छे नोट्स बना लेवें। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा नगर या हड़प्पा कालीन जो नगर थे, नगर मतलब वो स्थल, ठीक है, कि दोनों भाग, कौन सा भाग, पश्चिमी भाग और निचला भाग, दोनों भाग किससे घिरे हुए थे, सुरक्षा प्राचीर से। ठीक है, सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, ठीक है, सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ठीक है, तो हड़प्पा काल दुर्गीकरण आ जाए
तो हड़प्पा कालीन की जो दूसरी विशेषता है वो दुर्ग अर्थात दुर्गीकरण है, जो 2 भागों में विभाजित था। हर स्थल, हड़प्पा का जो प्रत्येक नगर था या प्रत्येक जो स्थल था कि 2 भागों में विभाजित था, और दोनों भाग किससे सुरक्षित थे भाई? घिरे हुए थे सुरक्षा प्राचीर से। जैसे हम खेत की बाड़ाबंदी करते हैं वैसे भी इनकी बाड़ाबंदी, ताकि बाहरी आक्रमण या बाहर के लोग उस पर क्या नहीं करें, आक्रमण नहीं करें, आधिपत्य नहीं करें। इसीलिए क्या करते थे ये लोग? सुरक्षा प्राचीर बना लिया करते थे। ठीक है, यस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी इसके अंदर, प्रश्न परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि हड़प्पाकालीन जो स्थल थे जो सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे वह मुख्यतः किन ईंटों से बने हुए थे? कच्ची ईंटों से बने थे या पक्की ईंटों से बने थे? तो आपको याद रखना है ये किससे बने थे? कच्ची ईंटों से। किससे? कच्ची ईंटों से बने थे। आपको इस प्रकार याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे, जो स्थल थे, जो 2 भागों में विभाजित थे, उनकी जो सुरक्षा प्राचीर बनी, सुरक्षा प्राचीर बनाई गई थी उनके लिए, या सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, वो मुख्यतः किन ईंटों से बनाए गए थे या बनाए गए हैं? तो आपको आंसर लिखना है कच्ची ईंटों से। वहाँ हमें ऐसे अवशेष मिले हैं सुरक्षा प्राचीर से कि क्या अवशेष मिले हैं? कच्ची ईंटें मिले हैं। इस आधार पर हमने कहा कि हड़प्पा सभ्यता की जो सुरक्षा प्राचीर थी, उन स्थलों की सुरक्षा प्राचीर थी, वो कच्ची ईंटों से बनी हुई थी। याद रखना आपको। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट, एक ट्रिक लिखो, आगे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको एक ट्रिक याद रखनी है एक और। ठीक है, लगभग सभी स्थल थे वो कच्ची ईंटों से बने थे, लेकिन कुछ स्थल ऐसे थे, अपवाद ऐसे थे जो कच्ची ईंटों से नहीं बने थे। तो ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, यस। ठीक है, ट्रिक याद रखने से पहले हम पहले इसको मिटाएंगे, नोट करके लिखो। ठीक है, आपको याद करना नोट, यस। नोट, NOTE। ठीक है, यस। अब ये नोट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल थे, ठीक है, वो 2 भागों में विभाजित थे, और वो दोनों भाग सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे या उनकी सुरक्षा प्राचीर बनाई गई थी। ठीक है, और वो मुख्यतः कच्ची ईंटों से बने थी। लेकिन आपको याद रखना है धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा मतलब कैसे याद रखना है? 1 मिनट ये मिटाता हूँ, मैं समझाना चाहूँगा। ठीक है, जैसे कि 2 भागों में विभाजित थे, एक भाग तो ये मान लो अपना, और एक भाग ये था। ठीक है, ये था, इसको बोलते हैं पश्चिम क्षेत्र में, इसको हम बोलते हैं गढ़ी क्षेत्र, और इसको बोल सकते हैं निचला शहर। अब क्या होता था? ये गढ़ी क्षेत्र था, वो भी सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, बाड़ेबंदी थी, और ये भी बाड़ेबंदी थी। मतलब दोनों भाग अपने अलग अलग बाड़ेबंदी थी, दोनों का अलग अलग सुरक्षा प्राचीर, लेकिन सुरक्षा प्राचीर थी ज़रूर। ठीक है, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको वो समझने की कोशिश करें, नोट लिखें। ठीक है, लेकिन धोलावीरा, कौन सा वीरा? धोलावीरा तथा लोथल, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, ये दोनों, ठीक है, धोलावीरा और लोथल, इनकी जो सुरक्षा प्राचीर थी, ठीक है, इनकी सुरक्षा प्राचीर थी, वो दोनों भाग, इनके जो दोनों भाग थे वो एक ही सुरक्षा प्राचीर थी। ठीक है, इनके दोनों भागों की एक ही सुरक्षा प्राचीर थी। कहने का मतलब समझे आप? नहीं समझे? देखो, ये देखो, बाकी स्थल क्या थे? ये है, ये दोनों भाग हैं, इन दोनों की अलग अलग सुरक्षा प्राचीर है, लेकिन इनकी, किनकी? इनकी, ठीक है, इनकी लोथल और धोलावीरा के हैं, लोथल और धोलावीरा। यस, अब बात करते हैं। यस, लेकिन
धोलावीरा, आप समझने की कोशिश करो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। धोलावीरा और बात करते हैं लोथल, ठीक है। अब इनके भी दो भाग थे, एक भाग ये था और एक भाग ये था। अब तक हमने पढ़ा जितने भी स्थल थे इनकी सुरक्षा प्राचीर थी, लेकिन क्या थी, अलग अलग थी। मतलब जो किलेबंदी थी वो अलग अलग थी। सुरक्षा प्राचीर को हम बोल सकते हैं, किलेबंदी भी बोल सकते हो। अभी तक हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल थे उनके दोनों भाग की किलेबंदी या सुरक्षा प्राचीर अलग अलग थी, लेकिन धोलावीरा और लोथल की जो सुरक्षा प्राचीर थी वो दोनों की एक ही सुरक्षा प्राचीर थी, दोनों की एक ही किलेबंदी थी भाई। संपूर्ण दोनों जो भाग थे वो एक ही किलेबंदी में बंधे हुए थे, से गिरे हुए थे, सुरक्षा प्राचीर से गिरे हुए थे। मतलब वही मैं लिखवाना चाह रहा था, यह मैंने लिखा है देखो, है ना। लेकिन धोलावीरा और लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, इन दोनों के इनके दोनों भाग, ठीक है, पश्चिमी भाग और निचला भाग दोनों एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। मतलब इनकी जो किलेबंदी थी वो एक ही थी, बाकी सब की जो थी दोनों भाग की अलग अलग किलेबंदी थी, ठीक है। लेकिन लोथल और धोलावीरा की जो किलेबंदी थी वो एक ही थी। तो इसको कैसे याद रखोगे आप, मैं एक छोटा सा ट्रिक लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अगर बात आ जाए किलेबंदी की तो क्या याद रखोगे, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल थे उनके दोनों भागों की किलेबंदी अलग अलग, अर्थात दोनों की किलेबंदी, दोनों की सुरक्षा प्राचीर, दोनों की बाड़ाबंदी अलग अलग थी। लेकिन धोलावीरा और लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, इनकी जो किलेबंदी थी, इनकी जो सुरक्षा प्राचीर थी, दोनों भागों दो एक ही किलेबंदी से या एक ही सुरक्षा प्राचीर से या दोनों का एक ही बाड़ेबंदी थी, एक ही में दोनों थे, कहने का मतलब, ठीक है। तो ट्रिक याद रखोगे किलेबंदी का, क्या याद रखोगे, धोला, इतना याद रखना है, ठीक है। धोला की एक सुरक्षा, धोला की एक सुरक्षा, ठीक है, धोला की एक सुरक्षा, बस इतना याद रखना आपको। धोला की एक सुरक्षा मतलब धोलावीरा और लोथल की सुरक्षा प्राचीर एक ही थी, ठीक है। इनके जो दोनों भाग थे, धोलावीरा के दोनों भाग और लोथल के दोनों भाग, ठीक है, दो भागों में विभाजित थे ना ये, दोनों भाग जो थे वो एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। दोनों की किलेबंदी, ठीक है, एक ही किलेबंदी थी, दोनों की जो बाड़ाबंदी थी वो एक ही थी। एक वाला भाग ये और एक भाग ये दोनों एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। कौन सा, धोलावीरा और लोथल, ठीक है, ठीक है। चलो कंप्लीट। अब बात कर लिखो नॉट, ठीक है। अब हम लिखेंगे नॉट, यस। नॉट में लिखो कुछ स्थल और हैं, जैसे कि एक था सुरकोटड़ा, ठीक है, सुरकोटड़ा एक स्थल था, सुरकोटड़ा, ठीक है। अब इसका क्या मैटर है भाई, सुरकोटड़ा की जो सुरक्षा प्राचीर थी, ठीक है, देखो बाकी सब की सुरक्षा प्राचीर कच्ची ईंटों से थी, लेकिन अपवाद के रूप में सुरकोटड़ा की जो प्राचीर थी, ठीक है, सुरक्षा प्राचीर थी, वो थी पत्थरों से बनी थी भाई, ठीक है। किससे बनी थी, पत्थर से बनी थी। ये IMP याद रखना, बाकी सबका पता है कच्ची ईंटों से। लेकिन आपको याद रखना है हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जिसकी सुरक्षा प्राचीर पत्थरों से बनी हुई थी। तो आपका आंसर होगा सुरकोटड़ा, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक है वो याद रख सकते हो, और वो ट्रिक है सुर का पत्थर, ठीक है, सुर का पत्थर और चंदू की नो सुरक्षा, चंदू की नो सुरक्षा। इसका मतलब होता है सुर का पत्थर का मतलब है सुरकोटड़ा की जो सुरक्षा प्राचीर थी वो बनी थी पत्थरों से बनी थी। किससे बनी थी, पत्थरों से बनी थी। लेकिन चंदू का मतलब होता है चन्हू दड़ो,
लेकिन हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जिसका नाम था चन्हुदड़ो, जिसकी कोई सुरक्षा प्राचीर नहीं थी, इसलिए मैंने कहा नो सुरक्षा, कोई सुरक्षा प्राचीर नहीं थे। मतलब चन्हुदड़ो के जो दोनों भाग थे वो स्वतंत्र थे, उनकी कोई किलेबंदी नहीं थी, उनकी कोई सुरक्षा प्राचीर नहीं थी, उनकी कोई बाड़ाबंदी नहीं थी, वो स्वतंत्र थे। ठीक है, उसको कोई भी आकर लूट सकता था, कोई भी आकर उस पर आक्रमण कर सकता था। ठीक है, तो कोई सुरक्षा प्राचीर नहीं थी किसके, चन्हुदड़ो की, कोई सुरक्षा प्राचीर नहीं। ठीक है, तो ऐसे आप याद है, ये छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं आपके परीक्षा के अंदर। परीक्षा के अंदर आ सकता है, क्या आ सकता है कि क्या याद रखना आपको, यस, हड़प्पा कालीन जो नगर थे या स्थल थे उनमें से वो कौन सा स्थल है जिनकी उन स्थलों के नाम बताइए जिनकी दोनों भाग की सुरक्षा प्राचीर एक ही थी, दोनों की सुरक्षा प्राचीर एक ही थी। तो वो था धोलावीरा और लोथल, एक ही सुरक्षा, धोला की एक ही सुरक्षा, धोला की एक ही सुरक्षा। लेकिन सुरकोटड़ा, ठीक है, लेकिन सुरकोटड़ा का कैसे याद रखोगे, सूर का पत्थर, चंदू की नो सुरक्षा। सूर का मतलब सुरक्षा, सुरकोटड़ा की जो सुरक्षा प्राचीर थी वो पत्थरों से बनी थी, जबकि चन्हुदड़ो की कोई सुरक्षा प्राचीर नहीं थी। आपको एक चीज़ जरूर याद रखने, जितने भी स्थल थे सभी कच्ची ईंटों से, किससे, कच्ची ईंटों से। लेकिन सूर, ठीक है, लेकिन सूर का पत्थर मतलब सुरकोटड़ा की सुरक्षा प्राचीर थी वो पत्थर से बनी थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थलों के जो दोनों भाग थे दोनों के अलग अलग सुरक्षा प्राचीर थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के दो स्थल ऐसे थे जिनके दोनों भाग की सुरक्षा प्राचीर केवल एक ही थी, एक ही सुरक्षा प्राचीर के अंदर थे, एक ही किलेबंदी के अंदर थे, एक ही बाड़ेबंदी के अंदर थे, और वो दोनों स्थल थे धोलावीरा और लोथल। ठीक है, सभी जितने भी सुरक्षा प्राचीर थे, जितने भी स्थल थे, उनकी जो सुरक्षा प्राचीर थी वो कच्ची ईंटों से बने थी, लेकिन सुरकोटड़ा की जो सुरक्षा प्राचीर थी वो पत्थर से बनी थी। और चंदू की तो कोई सुरक्षा थी ही नहीं, मतलब चन्हुदड़ो की तो कोई सुरक्षा प्राचीर थी ही नहीं, स्वतंत्र थे। ठीक है, यस, इतना आपको याद रखना है। मतलब चन्हुदड़ो का कोई सुरक्षा प्राचीर से नहीं गिरा हुआ था, कोई दुर्गीकरण नहीं हुआ था, कोई बाड़ाबंदी नहीं थी, किसकी, चंदू की, मतलब चन्हुदड़ो की। ठीक है, क्लियर, चलो आगे बढ़ें। यस, तो दो हमने अभी तक पढ़ ली हैं, दो विशेषता पढ़ ली हैं हड़प्पा सभ्यता की। एक, नालों का निर्माण अर्थात सीवरेज सिस्टम, जल निकासी, नियोजित जल निकास प्रणाली जो कि ग्रीन या समकोण पद्धति से बनाया गया था, एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। गलियों से जो पानी निकलता था वो किससे मिलता था, सड़कों, मुख्य सड़कों से मिलकर वो दोनों एक दूसरे को समकोण की पद्धति पर काटते थे, उसी को बोलते हैं ग्रिड या समकोण पद्धति बोलते हैं। और अब तक की खोजी की सबसे प्राचीन प्रणाली थी वो जल निकासी थी, किसकी, हड़प्पा सभ्यता की। याद रखना, जो कि कच्ची ईंटों से बनी थी सुरक्षा प्राचीर, लेकिन केवल सुरकोटड़ा की जो प्राचीर थी वो पत्थरों से बनी हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली विशेषता के बारे में, और वो है ग्रह स्थापत्य। किसकी, क्या है, यस, ग्रह स्थापत्य। ठीक है, ग्रह स्थापत्य। ठीक है, यस, ग्रह स्थापत्य। यस, ठीक है, ग्रह स्थापत्य समझते हो। ग्रह का मतलब क्या होता है, रहने के लिए स्थान, जिसको बोलते हैं आवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, हम आवास बोल सकते हैं। इसको हम रहने के लिए जो भवन होते हैं वो भवन बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ग्रह स्थापत्य का सबसे इम्पोर्टेंट स्थल था वो था मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो। ठीक है, यस, इसका जो निचला शहर था, ठीक है, मतलब हर स्थल कितने भागों में विभाजित थे, दो भागों में, एक ऊपर की ओर बना हुआ था जिसको उपला शहर, एक नीचे की ओर बना था निचला शहर। तो मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर था, किसका, मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर था, कौन सा स्थान, निचला। ठीक है, ये थे आवासीय, तो और इन्हीं को बोला गया आवासीय भवन।
आवासीय भवन जो जहाँ पर आम जनता क्या करती थी, निवास करती थी। जो ये वाला था भाग, यहाँ पर तो मंत्री और राजा लोग रहते, ये तो महल थे भाई, दुर्ग थे, ठीक है, पैलेस थे, महल थे। इनको हम आवासीय भवन नहीं कह सकते। आवासीय भवन वो कहे जाते हैं जहाँ आम जनता, मध्यम वर्ग के लोग रहा करते थे, ठीक है, कच्चे मकानों में, टूटे फूटे मकानों में, ठीक ठाक मकानों में, उसी को आवास। तो मोहनजोदड़ो का जो निचला स्तर था उसको क्या नाम दिया गया है, आवासीय भवन कहा गया, जहाँ पर आम जनता निवास करती थी, ठीक है, यस। अब इसकी क्या विशेषता है, इस निचले शहर की, मोहनजोदड़ो के निचले शहर की क्या विशेषता है, ठीक है, इस ग्रह स्थापत्य की क्या विशेषता है, क्या विशेषता है। अब ये जो निचले शहर थे इनका एक आंगन था भाई, ठीक है, सबका अपना अपना आंगन था। तो आंगन, ठीक है, आंगन पर केंद्रित थे ये निचले शहर, आंगन पर केंद्रित, मतलब यहाँ के जो लोग थे, इनका जो आवासीय भवन थे, उन आवासीय भवन के आगे एक आंगन जरूर होता था। क्या होता था, आंगन होते थे, और आंगन के चारों ओर, ठीक है, आंगन पर केंद्रित थे, ठीक है, जिसके चारों ओर क्या बने होते थे, कमरे बने होते थे। मतलब ये समझ लो, ये है, हो गया आंगन। हमने देखा होगा, अक्सर देखते हैं, ये आंगन है तो यहाँ कमरे, ठीक है, यहाँ बड़ा बेटा रहता था, यहाँ छोटा बेटा रहता था, यहाँ पर माता पिता रहते थे, यहाँ बच्चे रहते थे, यहाँ बड़ा भाई रहता था, ये इस प्रकार था, और बीच में क्या होता, आंगन। तो ये सारे कमरे किससे केंद्रित थे, किस पर गिरे हुए थे, इस आंगन पर, ठीक है। तो इस आंगन के चारों तरफ क्या बने हुए थे, कमरे ही कमरे बने थे, और इस कमरों के अंदर वो लोग रहते थे, सबके अलग अलग कमरे, ठीक है, बड़ा बेटा यहाँ, छोटा बेटा यहाँ, माता पिता यहाँ, इस प्रकार सब बटे होते, 5 बटे होते, तो 5 कमरे होते, 6 कमरे होते, एक में माता पिता रहते, बाकी में बच्चे रहते थे, और बीच में क्या होता, आंगन होता था। और आंगन के अंदर क्या होता था, आंगन में क्या होता, चूल्हा होता था, और वहीं पर खाना बनाया जाता था, याद रखना, यस। अभी जैसे रसोई होती है अपनी, वे रसोई किचन नहीं हुआ करती, उस समय आंगन में चूल्हा होता था और वहीं खाना बनाया जाता था। तो आंगन का यूज़ किसके लिए होता था, तो आंगन का यूज़ जो होता था वो खाना बनाने, वो खाना पकाने के लिए किया जाता था, ठीक है, किसके लिए, खाना बनाने, ठीक है, वह पकाने, ठीक है, खाना बनाने, पकाने, साथ ही कताई करना, वही धागे की कताई करने जैसी गतिविधियों के लिए उपयोग होता था, ठीक है, कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, कौन भाई, कौन केंद्र था, आंगन केंद्र था। तो हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता में गृह स्थापत्य है, उसमें जो आंगन होता है वो किसका केंद्र था, है, खाना बनाना, पकाने, कताई करने जैसी गतिविधियों के लिए केंद्र था। तो वहाँ बैठकर कताई करते थे भाई, ठीक है, कोई उसमें काम धंधा था नहीं, कोई बिजनेस था नहीं, तो घर बैठे ही क्या करते थे, धागे से, ठीक है, कपास से जो रुई निकलती उस रुई से धागा बनाने का काम किया करते थे। जैसे बापू करते थे, महात्मा गांधी कताई के लिए मशीन लगाते थे, तो वैसे ही इन लोगों के पास भी कुछ न कुछ होगा, तो उससे वो कताई का काम बैठे आंगन में बैठ के करते थे। जैसे हम देखते हैं आज के काल में क्या होता है, सर्दियों के दिन में धूप होती है तो कुछ काम होता है, घर के लोग क्या करते हैं, आंगन में निकल जाते हैं, आंगन में निकल के गेहूँ साफ़ करना, चावल साफ़ करना, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी किया करते थे। तो वैसे ही उस ज़माने में लोग ये खाना बनाने का काम है, कताई का काम है, वो आंगन में ही किया करते थे। आंगन की जो कमरे थे, कमरों के अंदर कुछ नहीं होता, कमरों के अंदर केवल उनका रहने का काम होता था, और खाना बनाना, खाना पकाना, दूसरी जो एक्टिविटी थी वो आंगन में बैठ के वो लोग करते थे। तो यही इसका केंद्र था, आंगन, ठीक है। आगे बात करते हैं, खिड़कियाँ बिल्कुल भी नहीं थी भाई, खिड़कियाँ थी ही नहीं, ठीक है, यस। नेक्स्ट लिखो, अगली स्लाइड पे आ जाते हैं, गृह स्थापत्य, ठीक है, यस। तो अभी तक हमने पढ़ा, यस, यस, आगे लिखेंगे, यस। और खिड़कियाँ नहीं थी भाई, जो दीवारें, कमरों की जो दीवारें बनी होती ना, उस दीवारों के अंदर, ठीक है, जो कमरे बने थे, कमरों की दीवारों, ठीक है, कमरों की दीवारों पर खिड़कियाँ नहीं थी भाई, पर खिड़कियाँ,
ठीक है, राइटिंग जमा के लिखना, मेरी राइटिंग सही नहीं है, अच्छी राइटिंग जमाने की कोशिश करता हूँ मैं फिर भी। तो यहाँ पे जो भवन बने हुए थे उन भवनों के अंदर, ठीक है, यहाँ पे जो आवास जो भवन बने हुए थे उन भवनों में कोई खिड़कियाँ नहीं थी। ठीक है, यस, दीवारों पर जो दीवारें बनी हुई थी, ठीक है, दीवारों में खिड़कियाँ नहीं थी, खिड़कियाँ नहीं थी। जो भवन बने थे उसमें कोई खिड़कियाँ नहीं थी, याद रखना आपको। ठीक है, इम्पोर्टेंट, ये सभी गृह स्थापत्य की विशेषता आपको लिखनी है। जो घर बने हुए थे उनको जो फर्श था, फर्श समझते हो, फर्श जो होता है ना अपना फर्श, जैसे अपन फर्श पे कोटा स्टैंड, संगमरमर या टाइल्स लगाते हैं, तो वो जो उस समय का जो लोग थे वो ईंटों से बना था। ठीक है, हर घर का जो फर्श था, हर घर का जो फर्श था, फर्श, हर घर का जो फर्श था वो ईंटों से बना था। किससे बना था? ईंटों से, ईंटों से बना था। किससे बना था? ईंटों से बना था। ठीक है, यस। अब होता क्या था, हर घर में क्या था, हर घर के अंदर एक स्नानघर था, स्नानघर या स्नानागार बोल सकते हैं, जो वो भी किससे बना था? ईंटों से ही बना था भाई। किससे बना था? ईंटों से बना था। ठीक है, फर्श, हर घर का जो फर्श था वो भी ईंटों से, और हर घर के अंदर एक स्नानघर था वो भी ईंटों से बना था। किससे बना था? ईंटों से बना था। ठीक है, यस। और क्या लिखना है इसके अंदर? ठीक है, अब और क्या बने, और हम क्या लिख सकते हैं गृह स्थापत्य में? और किसकी आवश्यकता है? कुओं की आवश्यकता, कुओं की आवश्यकता होती थी पानी के लिए, तो कई आवासों में कुएँ थे। ठीक है, कई, बाहर पानी लेने के लिए जाना नहीं पड़ा था, अपने आवास के अंदर ही कुएं की व्यवस्था की हुई थी। तो कई आवास शो में कुएं थे। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से हमें जो अवशेष मिले हैं, उस अवशेषों के आधार पर यहाँ पर लगभग कुओं की संख्या जो तो थी, कुओं की जो संख्या थी कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में, वो लगभग 700 के आसपास थी। ठीक है, तो परीक्षा में प्रश्न यह आपको लिखना है, मोहनजोदड़ो से हमें जो कुओं की संख्या मिली है वो विद्वानों के अनुमान के आधार पर तो कितनी बताई गई है? लगभग 700 कुओं की संख्या बताई गई है। ठीक है, यहाँ से हमें और क्या चीज़ मिली है? ठीक है, और किसके अवशेष मिले हैं? यहाँ से हमें मिले हैं एक माल गोदाम, माल गोदाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मोहनजोदड़ो से, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, यस, मोहनजोदड़ो से हमें माल गोदाम मिला है। माल, माल का मतलब वस्तु और गोदाम मतलब रखने के लिए वस्तु, तो इसको बोल सकते हैं व्यापारिक भवन। क्या बोल सकते हैं हम? व्यापारिक भवन। क्या बोल सकते हैं? व्यापारिक भवन। ठीक है, यस। तो माल गोदाम हमें कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो, जिसको हम किसका नाम है? व्यापारिक भवन। माल रखने के लिए जो बिजनेस होता था, व्यापार होता था, तो वो जो व्यापारी लोग होते थे वो अपना जितना भी माल था वो इस गोदाम के अंदर रखते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? माल गोदाम पड़ गया, और इसको हम व्यापारिक भवन के नाम से भी जाना जाते हैं, जो कि, यस, इस नाम को याद रखना है। और इसमें और क्या मिला हमको यहाँ से? और हमें लगना है मोहनजोदड़ो से और क्या मिला है? और मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है? एक लास्ट चीज़ मैं पढ़ाना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमें विशाल स्नानघर, अभी मैंने पढ़ा था स्नानघर, ठीक है, जो किससे बने थे? ईंटों से बने थे। वहाँ के जो मोहनजोदड़ो की जो फर्श थे, या हड़प्पा की जो आवास थे, भवन थे, जो उनकी जो फर्श थी, आंगन की जो फर्श थी वो भी ईंटों से बनी थी। स्नानघर मिले वो भी ईंटों से बने थे। तो विशाल स्नानघर इसकी बहुत प्रमुख विशेषता है। किसकी? किसकी? मोहनजोदड़ो की। किसकी? मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार, स्नानागार बोल सकते हैं। ठीक है, और वर्तमान में इसको हम किस नाम से जानते हैं? अपना जो बाथरूम होता है वो। इसकी विशेषता है, आ सकता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार की प्रमुख विशेषताओं के बारे में लिखी है। तो ये एक तो आयताकार बना हुआ था, इम्पोर्टेंट। इसकी क्या विशेषता है? आयताकार। ठीक है, आयताकार मतलब चारों भुजाएं क्या हो, ऐसे हमेशा जो भी आप, ठीक है, आयताकार। ठीक है, और ये कहाँ बना हुआ था?
कहाँ बना अवशेष मिले? आंगन में, ठीक है। इसके जो अवशेष मिले वो आंगन में, तो आंगन में बना हुआ हमें एक विशाल आयताकार विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, ठीक है, यस। और इसका प्रयोग कब किया जाता था? जब भी घर के अंदर कोई अनुष्ठिक या कोई पूजा पाठ होती थी तो पूजा पाठ करने से पहले वहाँ पर उस स्नानागार में क्या होता था? स्नान किया जाता था। तो इसका प्रयोग, किसका प्रयोग? विशाल स्नानागार का प्रयोग, इसका जो प्रयोग था, ठीक है, विशेष अनुष्ठिक या अनुष्ठानिक स्नान के लिए, अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। घर के अंदर कोई ऐसा कोई अनुष्ठानिक पर्व या फिर पूजा पाठ होती थी तो उससे पूर्व, उस पूजा में बैठने से पूर्व वहाँ पर स्नान किया जाता। तो इसीलिए को बोलते हैं विशाल स्नानागार, जो कि आयताकार, ठीक है, आयताकार बना हुआ था। इसको आयताकार जलाशय भी कहा जाते हैं। आयताकार जलाशय जो आंगन में बना होता था, कहाँ बना होता? आंगन में बना होता था, ठीक है। और इसका प्रयोग था वो अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। इस प्रकार हमने प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ा। जो अगली कुछ विशेषताएं हैं वो उन विशेषों के बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में उसकी व्याख्या करेंगे या उसके बारे में हम पढ़ेंगे, मैं वहाँ आपको जानकारी दूंगा। तो आज का वीडियो या आज का जो वीडियो लेक्चर है हम यहीं समाप्त करना चाहूँगा। लगभग 50 मिनट से ऊपर हमारा वीडियो हो चुका है। ज़्यादा अगर मिनट्स का या घंटे का वीडियो होगा तो आप थोड़ा बोरिंग हो जाओगे, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि आप आसानी से समझ भी पाओ, अच्छे से नोट्स भी बना पाओ। जितना मैंने पढ़ा है उसका अच्छे से आप नोट्स ज़रूर बना लें, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है। तो अंत में मैं आपसे विदा होने से पूर्व एक बार फिर से आपने कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक शेयर करें जहाँ सुविधाओं का अभाव है, ठीक है। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।